अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक से। चैप्टर नंबर 3 है ग्रुप 3 और ग्रुप 4 एलिमेंट्स के बारे में। पहले हम ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर हम ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इस पूरे ग्रुप को याद रखने के लिए ये जुमला याद कर लेना चाहिए, ब्यूटीफुल आल गर्ल्स इन थाईलैंड। ब्यूटीफुल से बोरॉन, आल से एल्युमिनियम, गर्ल्स से गैलियम, इन से इंडियम, थाईलैंड से थैलियम। अगर इसमें पहला जो एलिमेंट है बोरॉन, इसकी अक्रंस देखी जाए तो ये कोई ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये मिनरल्स की शक्ल में पाया जाता है, मिनरल की सूरत में पाया जाता है। जैसे कि एक मिनरल है इसका बोरेक्स और दूसरा मिनरल है इसका कोलेमनाइट। बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7 एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल। कोलेमनाइट का फार्मूला है Ca2B6O11 एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर अक्रस को देखा जाए एल्युमिनियम की, सेकेंड एलिमेंट की, तो एल्युमिनियम जो है वो तीसरे नंबर पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। अगर एल्युमिनियम के ओड्स को देखा जाए तो क्रायोलाइट का फार्मूला Na3AlF6, एमराल्ड का फार्मूला Al2F2SiO4, बॉक्साइड का फार्मूला Al2O3 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसके यहाँ स्ट्रक्चर को देखें तो बोरॉन का अटोमिक नंबर 5 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 3। एल्युमिनियम का अटोमिक नंबर 13 है, इसके पहले शेल में 2, अगले में 8, उससे अगले में 3। इस तरह करके नीचे चलते जाएंगे तो सबके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये पूरा ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी 3। और बोरॉन में 2 शेल्स हैं, एल्युमिनियम में 3, इससे नीचे वाले में 4, उससे नीचे वाले में 5, उससे नीचे वाले में 6। तो नीचे की तरफ जाते जाते, डाउन द ग्रुप जाते जाते नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, इस वजह से एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने से आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के ऊपर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दिए जा सकते हैं, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं उतना मेटालिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज़। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ने से आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन उनके ऊपर कम हो रही है, तो थोड़ी सी एनर्जी लगेगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। तो नीचे की तरफ जाते जाते इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो रहा है, थोड़ी एनर्जी लगाते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए नीचे की तरफ जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती जा रही है। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऊपर वाले स्मॉल साइज़ के हैं तो वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि नीचे वाले लार्ज साइज़ के हैं तो वो आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, नीचे वाले को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा जाए बोरॉन की, तो बोरॉन का अटोमिक नंबर है 5। पहले शेल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2px में 1 और 2py 2pz क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो बॉन्डिंग में इसी एक ऑर्बिटल को हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ जाता है, इस तरह करके। तो यहाँ पे अब 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो ये तीनों क्या होंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 3। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस हाउ बोरॉन शो पिकुलर बिहेवियर फ्रॉम इट्स अदर फैमिली मेम्बर्स। बोरॉन जो है अपने बाकी मेंबर से अलग बिहेवियर क्यों शो करता है। तो बोरॉन साइज़ में सबसे छोटा है, बाकी साइज़ में क्या है, बड़े। पहला ये हो गया। बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा, बाकियों की नीचे जाते जाते क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बोरॉन जो है वो पहला मेंबर नॉन मेटल है, बाकी सारे नीचे क्या है, मेटल। बोरॉन का साइज छोटा होने की वजह से ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन पे न्यूक्लियस की गिरफ्त जो अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये आसानी से दिए नहीं जा सकते, इसलिए आसानी से ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इसलिए ये मेटल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नॉन मेटल। जबकि बाकी सारे क्या हैं, मेटल। इसके अलावा अगर आसानी से लग गया इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये स्टेबल कैटाइन भी नहीं बनाएगा, कैटाइन नहीं बनाता तो ये आयनिक कंपाउंड भी नहीं देगा। और जो बोरॉन है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक। जो उनको पानी के अंदर हल किया जाए तो वो क्या बना देते हैं, एसिड। तो यहाँ पे अगर बोरॉन का ऑक्साइड पानी के अंदर हल करें तो वो बोरिक एसिड बनाता है, H3BO3, इस तरह करके बोरिक एसिड बना देता है, जो कि वीक एसिड है। तो ये इसके ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड, जबकि नीचे वाले मेंबर के ऑक्साइड या तो एम्फोटेरिक होते हैं या बेसिक होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7 एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल।
ये जो बोरेक्स है ये टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक यानी 4 बोरॉन है, टेट्राबोरिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट है। यानी कि ये टेट्राबोरिक एसिड है, इसके अंदर से ये 2 हाइड्रोजन हटेंगे, इसकी जगह 2 सोडियम अगर आ जाएंगे तो ये क्या होगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा, जो कि क्या है, बोरेक्स। अगर इसके अक्रस की बात करें तो ये तिब्बत और कैलिफोर्निया की लेक्स में पाया जाता है वाइट पाउडर की सूरत में बोरेक्स। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ बोरेक्स इज़ प्रिपेयर्ड कमर्शियली, बोरेक्स को किस तरह तैयार किया जाता है। बोरेक्स को हम तैयार करेंगे बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड H3BO3 है, इसका हॉट सोल्यूशन है, इसके अंदर Na2CO3 जिसको सोडा एच भी कहते हैं, अगर ये मुनासिब क्वांटिटी में, मुनासिब मिकदार में डाल दिया जाए तो Na2B4O7 बोरेक्स तैयार हो सकता है। उसके बाद सेकंड मेथड है कोलेमनाइट, Ca2B6O11 कोलेमनाइट है। इसका अगर रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स और NaBO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, ये ऑब्टेन हो सकते हैं। अब इसी सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, इसके अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है तो ये सोडियम कार्बोनेट और दोबारा हमें क्या दे देता है, बोरेक्स। यानी सोडियम मेटाबोरेट से फर्दर हमें क्या मिल सकता है, बोरेक्स। अच्छा, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर इंपॉर्टेंट देखी जाए तो इसके अंदर पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑफ बोरेक्स ऑन लिटमस, या इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जस्टिफाई दैट बोरेक्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज बेसिक या अल्कलाइन, इस तरह करके भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो अगर हम बोरेक्स को देखें, जब इसके अंदर पानी डाला जाता है तो ये जो बोरेक्स है ये आयनाइज हो जाता है, Na+ और B4O7-2 बन जाता है। अब ये जो नेगेटिव आयन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बोरिक एसिड बनता है और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड बनता है। इन दोनों हाफ रिएक्शन को अगर हम ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो Na2B4O7 वाटर मॉलिक्यूल और साथ क्या बनेगा, H3BO3 जो कि वीक एसिड है, और साथ बनेगा Na जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस स्ट्रॉन्ग बनी है, इसलिए ये रिएक्शन क्या, ये पूरा एक्वा सोल्यूशन बोरेक्स का क्या होगा, ये एक्वा सोल्यूशन बोरेक्स का अल्कलाइन या बेसिक होगा। अगर ये बेसिक है तो बेसिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये रेड लिटमस को क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ब्लू में चेंज कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारी एक्सरसाइज में भी मौजूद है, हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इंटू बोरेक्स एंड बोरेक्स इंटू बोरिक एसिड, वाइस वर्सा, यानी बोरेक्स इंटू बोरिक एसिड। पहले बोरिक एसिड को बोरेक्स में तब्दील करेंगे, फिर बोरेक्स को बोरिक एसिड में तब्दील करेंगे। तो ये बोरिक एसिड है, इसके सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाए, ये भी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन किया, तो बनेगा बोरेक्स वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर बोरेक्स को बोरिक एसिड में तब्दील करना है तो बोरेक्स का रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बनेगा, साथ वाटर मॉलिक्यूल है, बनेगा सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट हम करवाते हैं जो कलर्ड मेटल हैं उनकी पहचान करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, ये सारे कलर्ड हैं। तो इन कलर मेटल को अगर हमने डिटेक्ट करना है, इनका साल्ट हमारे पास मौजूद है, उसको हम चेक करना चाहते हैं साल्ट में कोई कलर मेटल है या नहीं, तो हम बोरेक्स बीड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स बीड टेस्ट में करना क्या है कि पहले हमने प्लेटिनम की एक वायर लेनी है, उसकी एक टिप पे लूप बना लेनी है। लूप बनाने के बाद उस लूप को हमने हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, जितनी वहाँ इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इवेपोरेट हो जाएंगी। उसके बाद उसी लूप के ऊपर हमने बोरेक्स पाउडर थोड़ा सा डाल के उस लूप को हमने क्या करना है, हीट करना है। बोरेक्स जो है वो स्वेल हो जाएगा और वहाँ गिलासी बीड बन जाएगी। फिर उस गिलासी बीड के ऊपर हमने क्या करना है, जिस कंपाउंड की हमने डिटेक्शन करनी है उस कंपाउंड को डाल देना है और दोबारा उसको हीट करना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी। तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम में हमें बीड का कलर जाहिर होगा। ग्रीन कलर अगर जाहिर होता है तो वो कॉपर होगा, ठीक है। येलो कलर जाहिर होता है या तो वो येलोइश ग्रीन कलर अगर जाहिर होता है तो वो आयरन होगा। अगर पिंक कलर जाहिर होता है तो वो मैंगनीज होगा। इसी प्रोसीजर को एक बार फिर देख लेते हैं कि प्लैटिनम की एक वायर ली है, इसके शुरू में लूप बनाई हुई है, इस वायर को हीट किया ताकि इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फिर इसी वायर के ऊपर बोरेक्स पाउडर डाला और इसको हीट किया तो इस तरह की ग्लासी सी उसके ऊपर बीड बन गई, ठीक। फिर इस बीड, ये जो ग्लासी बीड बनी है
इसको हीट करना है ऊपर एक और कंपाउंड डाल के, जिस कंपाउंड को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर उसका अब बीड का जो यहाँ है कोई कलर शो होना शुरू हो गया, तो उस कलर से हम पहचान लेंगे कि यहाँ कौन सी मेटल है। अगर ग्रीन कलर है तो हम कहेंगे कॉपर। अच्छा, जब कंपाउंड डालना है तो इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी हीट करना है, रिड्यूसिंग फ्लेम में भी हीट करना है। अच्छा, बोरेक्स बीट टेस्ट की अगर केमिस्ट्री देखी जाए, तो जब बोरेक्स को प्लैटिनम वायर के ऊपर डाला जाता है, ठीक है, और बोरेक्स को हीट किया जाता है, तो जो ग्लासी बीड बनती है उसमें ये रिएक्शन हो रहा था। बोरेक्स को हीट किया, सोडियम मेटाबोरेट बना। ये ग्लासी बीड किसकी बनती है? सोडियम मेटाबोरेट की। और B2O3 इसको बोलते हैं एनहाइड्रस बोरिक एसिड, ठीक है। तो B2O3 बन जाता है। जब इसके ऊपर साल्ट डालेंगे, जब ये ग्लासी बीट बन गई, इसके ऊपर सॉल्ट डाल के इस बीट को दोबारा हीट करेंगे सॉल्ट डाल के, तो जिस मेटल का सॉल्ट होगा वो किस में तब्दील हो जाएगा? मेटल के ऑक्साइड में। जैसे कि कॉपर का सॉल्ट हुआ तो वहाँ क्या बन जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। ये जो ऑक्साइड है फिर B2O3 जो कि पीछे बना था, B2O3 इसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और उस जो कॉपर अगर मेटल हुई तो कॉपर है तो इसका कॉपर का क्या बनेगा? मेटाबोरेट बन जाएगा। कॉपर मेटाबोरेट यहाँ बन गया। अब ये जो कॉपर मेटाबोरेट है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और कलर शो करता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में और कलर शो करता है। कॉपर का मेटाबोरेट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू ग्रीन होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में ये कलरलेस होता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्ट हमने डाला था वो किसका था? कॉपर का। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है? रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होता है? अगर फ्लेम को देखा जाए, जब बर्नर लेके अगर हम फ्लेम के ऊपर गौर करें तो यहाँ और यहाँ बड़ा ब्लैक सा हिस्सा होता है। इस ब्लैक हिस्से में मुकम्मल कंबस्शन हो चुकी होती है, फर्दर यहाँ आग नहीं जल रही होती। इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ये डार्क होता है और यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से कंप्लीट कंबस्शन हो जाती है। लेकिन ये जो दरमियान वाला येलो सा हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। ये येलोइश कलर का होता है। और रिड्यूसिंग फ्लेम को लुमिनस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ रंग नज़र आ रहे होते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है। अभी यहाँ पे मुकम्मल कंबस्शन नहीं होती, इसलिए फर्दर आग जल रही होती है। तो हम जब यहाँ साल्ट की डिटेक्शन करते हैं तो हम इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में यहाँ या यहाँ रख के भी हीट कर सकते हैं और रिड्यूसिंग फ्लेम में यहाँ दरमियान में रख के भी हीट कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और कलर नज़र आएंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में हमें और कलर नज़र आएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, ये बोरेक्स के यूजेस क्या हैं। ये जो बोरेक्स है पायरेक्स ग्लास बनाने में काम आता है। पायरेक्स ग्लास जो होता है वो उसके ऊपर हीट का असर नहीं होता। इसके अलावा ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम आता है। कलर्ड मेटल को डिटेक्ट करने के काम आता है, जैसे कि अभी बोरेक्स बीट टेस्ट में देखा। इसके अलावा वेल्डिंग या मेटलर्जी जब करते हैं तो बोरेक्स का हम इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स के तौर पर। फ्लक्स होते हैं प्यूरीफाइंग एजेंट कह लें या क्लीनिंग एजेंट कह लें, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर। इसके अलावा ये जो बोरेक्स है ये इसको हम वॉशिंग बूस्टर भी कहते हैं। ये वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है वॉशिंग को बूस्ट करने के लिए, मतलब कपड़ों को बेहतरीन तरीके से साफ़ करने के लिए। इसके अलावा बोरेक्स का यूज़ करते हैं लेदर इंडस्ट्री में, जब हम टैनिंग कर रहे होते हैं, यानी स्किन, जानवरों की स्किन वगैरह से चमड़ा बना रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस में हम बोरेक्स को क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर रहे थे। कॉस्मेटिक में, पेंट में, मैच इंडस्ट्री वगैरह में भी बोरेक्स का इस्तेमाल होता है। और जो हम अमूमन घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड की सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम पहले उसके ऊपर बोरेक्स का पाउडर डाल देते हैं। आज के लिए इतना ही।